मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनमें सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसे कहा जाता है गुलाम वंश या दास वंश। तो 1206 से 1290 ईस्वी के दौरान दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों ने शासन किया उन्हें गुलाम वंश का शासक माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन्हें प्रारंभिक तुर्क शासक या मामलूक शासक कहना उपयुक्त है। तो इन्हें गुलाम वंश का शासक क्यों माना जाता है? क्योंकि इस दौरान जिन वंशों ने शासन किया उनके संस्थापक अपने जीवन में गुलाम रहे थे। उनके जीवन का प्रारंभ एक गुलाम के तौर पर हुआ था। आगे चलकर अपनी योग्यता के दम पर वो यहाँ तक पहुंचे थे और शासक बने थे। तो इसीलिए इसे कहा जाता है गुलाम वंश। ये जो मामलूक शासक है, तो ये जो मामलूक शब्द है ये 9वीं शताब्दी में खलीफा के इस्लामी साम्राज्य के दौरान अस्तित्व में आया था। उस दौरान मध्य एशिया और मध्य पूर्व एशिया में गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी, यानी लोगों को गुलाम दास के तौर पर खरीदा और बेचा जाता था। तो इनमें से ही जो गुलाम थे वो अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ते थे। उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियां मिलती थी, वो युद्ध लड़ते थे, उन्हें सैनिक जिम्मेदारियां मिलती थी। और फिर मिस्र, सीरिया, ईरान, इराक और हम देखते हैं आगे भारत में उन्होंने अपने शासन स्थापित किए। तो ऐसे शासकों को कहा जाता है मामलूक शासक, जो कभी गुलाम रहे थे और फिर वो राजा बने। इस काल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर 3 वंशों ने शासन किया, यानी 1206 से 1290 ईस्वी के दौरान 3 वंशों ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबी वंश, इल्तुतमिश का शमसी वंश और बलबन का बलबनी वंश। इसीलिए कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि इस दौरान एक वंश ने शासन नहीं किया था, 3 वंशों ने शासन किया था। तो इसको सम्मिलित रूप से गुलाम वंश नहीं कहना चाहिए। और ये 3 शासक थे जो गुलाम रहे थे कभी न कभी, लेकिन इस दौरान करीब 11 शासकों ने शासन किया। तो इस पूरे दौर को गुलाम वंश नहीं कहना चाहिए। और इनमें से जो इल्तुतमिश और बलबन तो अपने जीवन काल के दौरान दास होने से मुक्त भी हो चुके थे। तो लेकिन फिर भी जो एक आम प्रचलित शब्द है इस दौर के लिए वो गुलाम वंश ही है। मोहम्मद गोरी ने जब 1192 से में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराया और भी कई भारतीय शासकों को पराजित किया और भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु उसने भारत पे शासन नहीं किया था। उस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक उसके साथ था, जो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में ऐबक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो वो अपने जीते हुए प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया। वो गजनी का शासक था गोरी। गजनी अभी के अफगानिस्तान में पड़ता है। तो गजनी का शासक था। उसने यहाँ के जो राज्य उसने भारत का जीता था उसकी जिम्मेदारी उसने सौंपी कुतुबुद्दीन ऐबक को और वो खुद वापस चला गया। फिर जब 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक बन गया भारतीय साम्राज्य का। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नवीन राजवंश की नींव डाली जिसे गुलाम वंश कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक तुर्क जाति का था, यानी ये तुर्क था और बचपन में ही उसे गुलाम बना दिया गया था। बाद में वो मोहम्मद गोरी का गुलाम हो गया। अपनी योग्यता और पराक्रम से उन्नति करता हुआ वह एक दिन गोरी के भारतीय साम्राज्य का शासक बना। तो 1192 से लेकर 1206 ईस्वी की अवधि में ऐबक ने गोरी की ओर से भारत पे शासन किया। जब तराइन का द्वितीय युद्ध जीता उसके बाद से ऐबक ने जो भारतीय क्षेत्र था उसकी जिम्मेदारी इसको देनी शुरू कर दी और जब वो यहाँ से गया तो इसे अपना प्रतिनिधि बनाकर गया। तो इस तरह से 1192 से लेकर 1206 तक वो गोरी की ओर से भारत का पर शासन करता रहा। और फिर जब
गौरी ने ही 1206 में ऐबक को नियमित रूप से अपना प्रतिनिधि बनाया और उसको मलिक की उपाधि प्रदान की। यानी वो गौरी के मलिक या गौरी के सिपह सालार के तौर पर भारत पर शासन कर रहा था। 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र शासक बना और उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वो चाहे वो स्वतंत्र शासक बन गया था, लेकिन फिर भी वो मलिक के तौर पर ही शासन कर रहा था। यानी गौरी की मृत्यु हो गई थी, गौरी ने उसको मलिक की उपाधि दे दी थी और भारतीय साम्राज्य में वो उसकी तरफ से शासन कर रहा था। फिर जब गौरी की मृत्यु हुई, फिर भी ये स्वतंत्र शासक बना, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अब ऐबक के सामने जब वो यहाँ का भारत का शासक बना, तो उसके सामने कई समस्याएं थी, जैसे कि अमीरों की समस्या। ये जो अमीर है, अभी तो हम अमीर शब्द का अर्थ लगाते हैं कोई पैसे वाले व्यक्ति से, लेकिन तब अमीर कहा जाता था कोई पदाधिकारी, यानी बड़े बड़े जो पदों को धारण करने वाले लोग थे, जैसे कि किसी स्टेट का गवर्नर हो गया, सेनापति है, यानी बड़े पदाधिकारी जो होते थे उन्हें कहा जाता था अमीर। और ये राजा के जो सम्राट होता था उसके अधीन शासन करते थे, लेकिन बहुत शक्तिशाली होते थे। तो ऐसे कई अमीर थे गौरी के अधीन। तो जब ऐबक भारत में उसने अपना शासन प्रारंभ किया, तो उसके जो समकक्ष अमीर थे वो उससे काफ़ी जेलस होते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि हम उसके अधीन शासक बने, उसके अधीन रहें। यानी तो वो उसको अपना सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन एक इनडायरेक्टली वो शासन कर रहा था ना, तो उसको वो सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कि ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, गयासुद्दीन मोहम्मद इसे अपना अपमान समझते थे। तो ये समस्या थी ऐबक के सामने, इन अमीरों से निपटना। हिंदू राज्य, फिर जो चंदेल, गढ़वाल, प्रतिहार जैसे हिंदू राज्य थे, उनकी बढ़ती हुई शक्ति भी ऐबक के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। ऐसे ही सीमा प्रांतों की सुरक्षा भी उसके लिए एक चुनौती थी कि ख्वारिज्म के शाह ने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ख्वारिज्म का शाह यानी जो फारस का राज्य था, अभी का जो ईरान है, वहाँ पर ख्वारिज्म का एक साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो ऐबक के लिए ये चिंता की बात थी कि हो सकता है वो भारत की तरफ भी आक्रमण कर दे। तो ये कुछ समस्याएं थी ऐबक के सामने जब वो शासक बना। तो अमीरों के विद्रोह को दबाने के लिए उसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। उसको ये डर था कि ये अमीर या तो उसका भारतीय साम्राज्य को भी ख़त्म कर देंगे और उसको अपना शासक भी नहीं मानेंगे। तो जो ताजुद्दीन यल्दौज था, जैसे ऐबक भारत का शासक बना, वैसे ही गौरी की मृत्यु पे ताजुद्दीन यल्दौज गजनी का शासक बन गया, क्योंकि गजनी का सिंहासन खाली हो गया था, तो वो वहाँ का शासक बन गया। और उसके विद्रोह को दबाने के लिए ऐबक ने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। तो एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो यल्दौज की तरफ से ऐबक का जो डर था वो खत्म हो गया। ऐसे ही नासिरुद्दीन कुबाचा, उसने गौरी की मृत्यु के बाद में सिंध और मालवा पे अधिकार कर लिया था। सिंध और मालवा को ऐबक भी जीतना चाहता था, लेकिन उस समय उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कुबाचा से युद्ध कर सके, इसलिए उसने अपनी बहन का विवाह उससे कर दिया। ऐसे एक और शक्तिशाली अमीर था इल्तुमिश, तो उससे अपनी पुत्री का विवाह किया। वैसे इल्तुमिश ऐबक का गुलाम था, लेकिन उस समय वो बाद में बदायूं का गवर्नर भी बना। तो उसका सपोर्ट पाने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह किया, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए। साहित्य और स्थापत्य में भी ऐबक की रुचि थी। उसके समय दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण हुआ। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। यह एक मस्जिद है वैसे, लेकिन इस स्थान पर पहले विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। तो इस पर कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। एक तो मस्जिद है, कहाँ स्थित है, अजमेर में है, और ये पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। साथ ही ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। निर्माण शुरू करवाया था, खत्म नहीं हो पाया था। उसके पहले ऐबक की मृत्यु हो गई, तो निर्माण शुरू करवाने का श्रेय किसे जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जैसे उसका नाम भी कुतुबुद्दीन
ऐबक है। तो कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उसने ये क्या अपने नाम पर बनवाई थी मीनार, तो ऐसा नहीं है। उसने जो सूफ़ी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बहुत प्रसिद्ध ये सूफ़ी संत थे, उनकी स्मृति में इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था, तो ये याद रखिएगा। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। चौगान एक खेल होता है पोलो की तरह, जो घोड़े पर बैठकर खेलते हैं। तो घोड़े से वो गिरा और उसकी मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। तो बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी का, सिर्फ 4 साल का। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। लाहौर में ही उसकी मृत्यु हुई थी, वहीं उसका मकबरा भी है। अब एक सम्राट, एक शासक के तौर पर अगर उसका मूल्यांकन करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में इस्लामी साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक था। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, या भारत में इस्लामी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह एक सफल सेना नायक था। अपनी योग्यता के कारण वह एक गुलाम से भारत का शासक बना था और बिना सुल्तान की पदवी धारण किए हुए उसने शासन किया। उसने कूटनीति का प्रदर्शन करते हुए वैवाहिक संबंधों की सहायता से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। ऐबक को अपनी उदारता और दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था, तो ऐबक को कहा जाता था। लाख बख्श शब्द का अर्थ निकलता है लाखों का दान देने वाला, तो ये दानी प्रवृत्ति का था, इसीलिए इसे लाख बख्श कहा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अच्छा, हम इस वीडियो में गुलाम वंश को इस तरह से पढ़ेंगे कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये आपके काम आए, इससे प्रश्न अगर कोई भी बने तो, और आप जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होती है या कॉलेज की एग्ज़ाम होती है, उसमें अगर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना हो तो भी आप आसानी से लिख पाए। तो थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे हम। अब ऐबक की मृत्यु अचानक हो गई, वो अपने किसी उत्तराधिकारी का चुनाव कर ही नहीं सका था। तो लाहौर के तुर्क अमीरों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को शासक घोषित कर दिया 1210 में। कुछ इतिहासकार इसको लेकर भी सहमत नहीं है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन फिर भी आम धारणा यही है कि वो उसका पुत्र था और लाहौर के अमीरों ने उसका राज्याभिषेक किया। लेकिन दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे और जो दिल्ली की जनता थी, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो एक बहुत अयोग्य व्यक्ति था। तो उन्होंने ऐबक के दामाद और बदायूं के सूबेदार इल्तुमिश को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। चूंकि वो आराम शाह को अपना शासक के तौर पर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐबक के दामाद और बदायूं के उस समय के गवर्नर इल्तुमिश को आमंत्रित किया। आराम शाह स्वेच्छा से तो अपना सिंहासन छोड़ता नहीं, तो आराम शाह और इल्तुमिश के बीच में जड़ नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। दिल्ली के पास में जड़ नामक स्थान पे इनके बीच युद्ध हुआ और इसमें आराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई और फिर शासक बना इल्तुमिश 1211 ईस्वी में। तो बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा आराम शाह का। कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ऐबक के बाद शासक कौन बना था, इसलिए याद रखिएगा आराम शाह बना था। इल्तुमिश का पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुमिश। ये ऐबक का गुलाम था। इसकी भी शुरुआत गुलाम के तौर पर हुई थी और बाद में ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किया था इल्तुमिश से, और ये ऐबक का दामाद था। यह इल्बारी तुर्क था, एक तुर्क कबीला था इल्बारी, उससे आता था इल्तुमिश। यह अत्यंत योग्य और महत्वाकांक्षी था। ऐबक के शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहा था और ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। इस पर भी पूछा जाता है कई बार कि इल्तुमिश सुल्तान बनने के पहले कहाँ का गवर्नर था, तो बदायूं का था। उसने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत को शक्तिशाली बनाया, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत तथा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल बहुत छोटा था, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था प्रशासन को मजबूत करने के लिए, लेकिन इल्तुमिश ने एक लंबे समय तक शासन किया और इस दौरान उसने दिल्ली सल्तनत को बहुत ताकतवर भी बनाया, इसलिए
उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि संस्थापक कौन था, तो आपको लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, और वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुमिश। इल्तुमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। ऐबक ने लाहौर में से अपना शासन चलाया था, ऐसे ही इल्तुमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया अपनी। अब हम देखते हैं इल्तुमिश के शासनकाल के दौरान उसकी उपलब्धियां क्या क्या थी। तो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के बाद इल्तुमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन समस्याओं के निराकरण के लिए उसने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए। जैसे कि सबसे पहले 40 मंडल का गठन। सुल्तान बनने के बाद इल्तुमिश ने अपने प्रति निष्ठावान गुलाम 40 सरदारों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान चिहलगानी का नाम दिया गया। उस दौर में अमीरों का राजनीति पे बहुत असर होता था, सम्राट के ऊपर बहुत असर होता था। जो भी सुल्तान था वो अमीरों की सहायता से ही शासन प्रशासन चलाता था। तो जब इल्तुमिश शासक बना तो मोहम्मद गोरी के समय के, ऐबक के समय के बहुत से अमीर वहाँ पर थे, लेकिन इल्तुमिश उन पर विश्वास नहीं करता था। तो उसने उसके प्रति जो वफादार गुलाम सरदार थे, 40 सरदार, उनका एक संगठन बनाया ताकि वो उनकी मदद ले सके प्रशासन में, सेना के क्षेत्र में। तो इसी दल को क्या कहा गया, तुर्कान चिहलगानी, ये शब्द याद रखिएगा। इस संगठन को चरगान भी कहा गया और संख्या में 40 होने के कारण इसे 40 मंडल भी कहा जाता है। तो ये तीनों शब्द याद रखिएगा। किसने बनाया था तुर्कान चिहलगानी? इल्तुमिश ने। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य था इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा एक भूमि वितरण और कर प्रणाली से जुड़ी हुई व्यवस्था थी, जिसमें प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी। तो वो उस भूमि से जो कर इकट्ठा करते थे, उसमें से उनकी जो भी लागत होती थी, जो उनका एक वेतन उनको मिलना चाहिए था, वो ले लेते थे और बचा हुआ वो राज्य के कोष में जमा कर देते थे। तो इस तरह से भूमि को कई बड़े और छोटे भागों में विभाजित किया गया, जिसे इक्ता कहा जाता था, और इन पर शासन करने वाले अधिकारी को इक्तेदार कहा जाता था। फिर कई रईस जो लोग थे, जागीरदार थे, उनको भी जागीरें दी गई थी। तो इस तरह से ये टैक्स को कलेक्ट करने का एक तरीका था, और जो सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी थे उनको वेतन के बदले में जमीन दे दी जाती थी। ये थी इक्ता प्रथा। इल्तुमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। इल्तुमिश ने 175 ग्रेन का चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो चांदी का सिक्का था उसे कहा जाता था टंका, और तांबे का था उसे कहा जाता था जीतल। तो टंका और जीतल इल्तुमिश ने चलाया था। फिर एक उपलब्धि थी इल्तुमिश की, खलीफा से सम्मान की प्राप्ति। खलीफा कौन होते थे? जब हमने दिल्ली सल्तनत की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, उस दौरान हमने खलीफा के बारे में भी जिक्र किया था। वो वीडियो आप मध्यकालीन भारत का इतिहास जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, उस पर देख सकते हैं। तो खलीफा इस्लामी साम्राज्य के एक तरह से धार्मिक राजनीतिक नेता होता था, जो पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम की शुरुआत की थी, उन्हीं के वंशज आगे चलकर खलीफा बनते थे। जो तुर्की वाला क्षेत्र है वहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। तो दुनिया भर में कहीं भी अगर कोई इस्लामी राज्य स्थापित होता था तो वो अपनी वैधानिकता की मान्यता देने के लिए इनसे निवेदन करता था। तो इल्तुमिश ने भी खलीफा से अपने राज्य को वैधानिक मान्यता देने का निवेदन किया, और जो तत्कालीन खलीफा थे उन्होंने इल्तुमिश को खिलअत प्रदान की और उसे दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और नासिरुल मोमिनीन की उपाधि दी। नासिरुल मोमिनीन यानी खलीफा का सहायक। तो इस तरह से इल्तुमिश को दिल्ली राज्य पर एक वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई कि वो अभी शासक है, उसके बाद उसके वंशज ही यहाँ के शासक होंगे। तो ये एक उपलब्धि थी उस समय इल्तुमिश के लिए। इल्तुमिश ने भारत में संभवतः पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनवाया था। इल्तुमिश का एक पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी स्मृति में इल्तुमिश ने मकबरा बनवाया था, जो जाना जाता है सुल्तानगढ़ी के नाम से। ये कुतुब मीनार से कुछ 3 मील दूर है, और इससे पहले ऐसा माना जाता है कि भारत में मकबरा बनाने का प्रचलन नहीं था। तो एक वास्तुकला की नई शैली की शुरुआत हुई थी इल्तुमिश के समय मकबरा बनाने की।
इल्तुमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, यानी इसके पहले हम देख चुके हैं कि ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया था और पूरा करवाया इल्तुमिश ने। इसके साथ ही उसने अजमेर में एक मस्जिद बनवाई, होजे शमसी दिल्ली के पास में है, उसका निर्माण करवाया। इल्तुमिश ने साहित्यकारों को भी संरक्षण दिया, जैसे मिन्हाजुस सिराज, मलिक ताजुद्दीन, निज़ामुल मुल्क, मोहम्मद जुनैदी, इन साहित्यकारों को संरक्षण दिया। और अवफी ने जीवामी उल हिकायत एक रचना है, उसकी रचना इल्तुमिश के समय ही की थी। तो ये कुछ इल्तुमिश की उपलब्धियां थी। अब हम देखते हैं उसकी सैनिक उपलब्धियां। यल्दौज पर विजय, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया था कि जो अमीर थे उन्होंने ऐबक के समय भी उसके अधीन वो रहना पसंद नहीं करते थे। तो ऐबक ने तो क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित करके इनके विद्रोह को दबा दिया था। लेकिन जब इल्तुमिश शासक बना तो वापस से ये अपने दावेदारी वहाँ भारत के साम्राज्य पर ये पेश करने लगे। तो जो यल्दौज था वो गोरी की मृत्यु के बाद में गजनी का शासक बन गया था, और चूंकि भारत को किसने जीता था, मोहम्मद गोरी ने, तो वो ये मानता था कि भारतीय साम्राज्य मेरे अधीन है। चूंकि वो गजनी का शासक था तो वो मानता था कि भारत पर भी मेरा ही शासन है, और इल्तुमिश को वो अपने एक सामंत की तरह मानकर उसने गजनी साम्राज्य के राज चिन्ह भेजे इल्तुमिश के लिए कि तुम मेरे सामंत हो, तो ये मेरे राज्य के राज चिन्ह। इस बात से इल्तुमिश काफ़ी नाराज हुआ, क्योंकि उसका अपमान समझता था वो इस बात को। तो फिर इनके बीच में युद्ध हुआ तराइन के मैदान में, और इसमें इल्तुमिश की विजय हुई थी। इस तरह से एक जो बहुत ताकतवर शत्रु था यल्दौज, उसका मुकाबला किया इल्तुमिश ने और उसको समाप्त किया। ऐसे ही दूसरा एक ताकतवर अमीर था कुबाचा। इल्तुमिश ने 1217 में नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण किया और उसे हराकर अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। लेकिन इसके बाद जब इल्तुमिश वहाँ से लौटा तो फिर से वो एक स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार कर रहा था। तो इल्तुमिश ने फिर से उस पर आक्रमण किया और उसको हरा दिया। फिर मंगोल आक्रमण का भय। ये जो मंगोल है ये शुरुआत में खाना बदोश जाति होती थी, लेकिन बाद में चंगेज खान के नेतृत्व में ये एक सैनिक शक्ति के रूप में विकसित हुई और इन्होंने अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो ये पूर्व एशिया से आती थी और चंगेज खान ने और इनके नेतृत्व में इन्होंने जहाँ भी आक्रमण करते थे तो इतना सब कुछ तहस नहस कर देते थे, बर्बरता से कत्लेआम मचा देते थे। तो कोई भी राजा उस दौर का था ना, वो मंगोलों के आक्रमण से बहुत डरता था। उनको लगता था मंगोल आक्रमण ना करें, क्योंकि एक तो भयंकर आक्रमण करते थे, बहुत बड़े योद्धा थे, इनसे जीतना बहुत मुश्किल था, और आक्रमण भी करते थे तो ऐसा नहीं कि जीत गए उस राज्य को तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद कर देते थे सब कुछ। तो जो मंगोल आक्रमण थे उन्होंने आक्रमणकारी चंगेज खां के नेतृत्व में उन्होंने आक्रमण किया ख्वारिज्म पर। ख्वारिज्म जो फारस वाला राज्य था, मैंने अभी आपको बताया था कि यानी अभी का जो ईरान है वहाँ पर एक ख्वारिज्म का साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो उस पर आक्रमण किया। तो वहाँ का राजकुमार था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो भागकर भारत के पंजाब की तरफ आ गया, क्योंकि वो डर के उससे वो भारत के पंजाब की तरफ आ गया। अब चंगेज खान उसका पीछा करता हुआ 1220-21 में सिंध तक आ गया। अभी तो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस समय तो ये भारत का ही भाग था। तो सिंध तक आ गया। अब मंगबरनी ने इल्तुमिश से सहायता मांगी चंगेज खां के खिलाफ, लेकिन इल्तुमिश ने सोचा कि अगर वो मंगबरनी की सहायता करेगा मतलब एक तरह से वो चंगेज खान से दुश्मनी मोल लेगा। चंगेज खान फिर भारत पे भी आक्रमण कर सकता था ना बदला लेने के लिए, इसलिए उसने मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की और उसको इस तरह से गोलमोल जवाब देके और इशारों में मना कर दिया कि उसकी सहायता नहीं कर सकता है। तो फिर मंगबरनी 1224 ईस्वी में वापस फारस लौट गया, उसके देश लौट गया। इसके साथ ही भारत पर मंगोल आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया, क्योंकि वापस से फिर वो चला गया भारत छोड़ के, तो चंगेज खान भी चला गया यहाँ से। चंगेज खान भारत पे आक्रमण करने नहीं आया था, वो तो मंगबरनी का पीछा करते हुए आया था। लेकिन अगर इल्तुमिश मंगबरनी की मदद कर देता तो हो सकता है वो भी भारत पर आक्रमण कर देता। तो जब मंगबरनी लौटा वापस तो चंगेज खान भी लौट गया। तो इस तरह से मंगोल आक्रमण का खतरा उस समय समाप्त हो गया। इल्तुमिश ने एक विशाल सेना के साथ बंगाल पर अधिकार किया। उसने अपना एक पूर्वी अभियान किया
और बिहार, सबसे पहले उसने बिहार पे अधिकार किया, फिर वो बंगाल की ओर बढ़ा और इल्तुतमिश की शक्ति को देखकर बंगाल का उस समय का जो स्वतंत्र शासक था हुसामुद्दीन इवाज, उसने युद्ध करना उचित नहीं समझा और संधि कर ली और इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे इल्तुतमिश दिल्ली लौटा, वापस से इवाज ने विद्रोह कर दिया। तो फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजा। 1226 ईस्वी में उसने इवाज की राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। बंगाल की राजधानी का नाम क्या था? लखनौती। उस पर अधिकार कर लिया। इस तरह से बंगाल इल्तुतमिश के अधीन आ गया। फिर इल्तुतमिश ने कई हिंदू शासकों से भी युद्ध किया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद अनेक हिंदू शासकों ने अपनी शक्ति को फिर से संगठित कर लिया था। 1226 से 1231 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने रणथंबोर, मंडोर, जालौर, अजमेर, बयाना, सांभर, ग्वालियर पे विजय प्राप्त की। इन विजयों से उत्साहित होकर उसने कालिंजर पर भी अधिकार किया, लेकिन ये अस्थायी रहा। फिर इल्तुतमिश ने मालवा पे आक्रमण किया, भिल्सा पे अधिकार कर लिया और मिन्हाज ने लिखा है कि भिल्सा में 300 वर्षों में निर्मित एक मंदिर को इल्तुतमिश की सेना ने तोड़ डाला था। इसके बाद उज्जैन पर अधिकार करके महाकाल के मंदिर को तोड़ डाला और यहाँ उज्जैन से विक्रमजीत की मूर्ति और अन्य ऐतिहासिक अवशेष इल्तुतमिश दिल्ली लेकर आया। तो ये जो मिन्हाज उस सिराज है, हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत जब पढ़ा था तो मिन्हाज उस सिराज और इनकी ग्रंथ के बारे में उसमें व्याख्या की थी। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से थे। फिर इल्तुतमिश ने पंजाब पर अधिकार किया। जब मंगबरनी मंगोलों के भय से भागकर भारत आया था तो पंजाब तक आ गया था। फिर उसने पंजाब पे अधिकार कर लिया और जाते समय वो सैफुद्दीन को वहाँ का शासक नियुक्त कर गया और पंजाब के जो दूसरा भाग था वहाँ पर खोखर नामक जाति शासन कर रही थी। तो ये दोनों मिलकर वहाँ बहुत अव्यवस्था फैला रहे थे। तो इल्तुतमिश ने एक सेना भेजी और पंजाब पर अधिकार कर लिया। ऐसे ही उसने दोआब पर विजय प्राप्त की। जब इल्तुतमिश प्रारंभिक कठिनाइयों में फंसा हुआ था तो बहुत सारे क्षेत्र थे जैसे बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटेहर, ये सब स्वतंत्र हो गए थे। तो इल्तुतमिश ने इन सभी प्रांतों पर एक के बाद एक विजय प्राप्त की। तो इस तरह से सैनिक उपलब्धियां इसकी हमने अभी देखी कि एक बड़े साम्राज्य की इसने स्थापना की। इल्तुतमिश का अंतिम अभियान बामियान का था, किंतु अस्वस्थ हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से उसको वापस लौटना पड़ा और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। तो इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो इसका शासन शुरू हुआ था 1211 से और 1236 में उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। अब हम उसका मूल्यांकन करें अगर एक सुल्तान के तौर पर, तो इल्तुतमिश वीर, दूरदर्शी, कुशल सेनापति और चतुर राजनीतिज्ञ था। वो एक गुलाम से सुल्तान के पद तक पहुंचा था। 40 अमीरों के दल का गठन करना, जो तुर्कान चेहलगानी का गठन करना, उसकी कुशल प्रशासनिक नीति का परिचायक था। इस दल ने उसे विजयों में और प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सहायता प्रदान की, क्योंकि उसके सारे वफादार गुलाम थे। तो चाहे वो युद्ध करना हो, जो भी सैनिक गतिविधियां थी, प्रशासन चलाना हो, वो इनकी मदद से ही चलाता था। इल्तुतमिश एक निरंकुश शासक था, यानी उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, सारी शक्ति उसके हाथ में केंद्रित थी। उसने अपने विरोधियों का दमन कर साम्राज्य का विस्तार किया और वह भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक था। जब भी पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में शासक बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश के जो पुत्र थे उसमें एक योग्य था नासिरुद्दीन महमूद, लेकिन उसकी 1229 में मृत्यु हो गई थी, जिसकी स्मृति में एक मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी। तो इल्तुतमिश के जो बाकी पुत्र थे उनके बारे में कहा जाता है कि इल्तुतमिश को नहीं लगता था कि उनमें से कोई योग्य है कि उसके बाद सुल्तान बने। तो इल्तुतमिश ये चाहता था कि उसकी जो बेटी थी रजिया वो उसके बाद शासिका बने, किंतु उस समय जो अमीर थे वो नहीं चाहते थे रजिया को शासिका बनाना। उन्होंने रुकनुद्दीन को शासक बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला शासक उनके ऊपर शासन करे और वहाँ शासिका बने। रुकनुद्दीन अयोग्य और विलासी शासक था। शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी और इनके अत्याचारों से राज्य में जगह जगह विद्रोह होने लग गए। तो जब रुकनुद्दीन विद्रोहों का सामना करने के लिए दिल्ली से बाहर गया हुआ था
तो रजिया दिल्ली की जनता के सामने पेश हुई। नमाज के दौरान वो दिल्ली की जनता के सामने लाल कपड़े पहन के गई और उसने उनसे कहा कि आप न्याय करिए मेरे साथ, क्योंकि इल्तुतमिश तो यही चाहता था कि रजिया शासक बने उसके बाद। तो फिर रजिया ने दिल्ली की जनता, वहाँ के अधिकारी और सेना की सहायता से सिंहासन पर अधिकार किया, और जब रुकनुद्दीन आया वापस तो उसको कैद करके उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से फिर शासिका बनी रजिया सुल्तान। उसका शासन शुरू हुआ 1236 ईस्वी में। रुकनुद्दीन के पश्चात जब रजिया शासक बनी तो इल्तुतमिश तो यही चाहता था कि रजिया शासिका बने, क्योंकि उसने रजिया को उच्च कोटि की शिक्षा दी थी और भारत में तुर्क शासन के इतिहास में वह पहली महिला शासिका थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पहली महिला शासिका भारत में जो तुर्क शासन के इतिहास में, या वैसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। अब इसका जो राज्याभिषेक है वो दूसरे राजाओं की तुलना में कुछ अलग था। कैसे अलग था कि दिल्ली की जनता ने पहली बार उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। अभी तक जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था कि कौन राजा बनेगा, या तो कोई अपनी ताकत के दम पे बन जाता था, या कोई उत्तराधिकारी जो होता था वो नियुक्त हो जाता था, इस तरह से। लेकिन पहली बार दिल्ली की जनता ने अपना उत्तराधिकार के प्रश्न पर खुद निर्णय लिया, और रजिया के राज्याभिषेक ने इल्तुतमिश के चयन को सही प्रमाणित किया। मतलब रजिया ने, जो उसका बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा 1236 से 1240 ईस्वी का, लेकिन इस दौरान उसने जब शासन किया तो लगा कि वो एक बहुत योग्य शासिका थी, यानी इल्तुतमिश का जो चयन था वो सही था। अब एक स्त्री का शासिका बनना भी उस समय बहुत बड़ी बात थी, खासतौर पर इस्लामी जो राज्य है वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई महिला शासिका बने। दिल्ली की सेना, अधिकारियों और जनता ने रजिया का राज्याभिषेक किया था, इसलिए जो प्रांत के शासक थे और अमीर थे उन्होंने स्वयं को उपेक्षित अनुभव किया, और जिससे शासन के प्रारंभ से ही रजिया को उनके विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी कोई भूमिका नहीं थी, वो तो चाहते ही नहीं थे कि रजिया सुल्तान बने, इसलिए उनको लगा कि हमारी उपेक्षा की गई है, और शुरुआत से ही उन्होंने रजिया को सपोर्ट नहीं किया। अब रजिया ने प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए कुछ प्रयास किए। जैसे सबसे पहले तो उसने पर्दा करना छोड़ दिया और वो पुरुषों की तरह कुबा यानी कोट और जो कुला टोपी धारण करके दरबार में बैठने लगी, और वहाँ पर प्रत्येक विभाग का निरीक्षण करती थी, दरबार में बैठकर आदेश देती थी। तो ये उस दौर के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई महिला बिना पर्दे के पुरुषों की तरह आकर दरबार में बैठे और अपना निर्णय ले। रजिया ने बहुत सी नवीन नियुक्तियां की। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शासन व्यवस्था में तुर्क अधिकारियों के आधिपत्य को कम करना, क्योंकि सारा जो शासन था, जैसे इल्तुतमिश ने जो वो तुर्कान चहलगानी बनाया था ना, वो बहुत ताकतवर हो गया था उस समय तक, और सारे प्रशासन पर एक तरह से तुर्क अमीरों का ही कब्जा था। तो वो ये चाह रही थी कि तुर्कों का प्रभाव कम हो और जो उसके विश्वास पात्र गैर तुर्क हैं उनको महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्त किया जाए। तो रजिया ने यही किया, लेकिन इससे रजिया का विरोध बहुत बढ़ गया। अब रजिया का पतन कैसे हुआ? इतने कम कार्यकाल में उसके शासन का अंत क्यों हुआ? सबसे पहला कारण यही था कि उसने ताज की शक्ति को निरंकुश बनाने का प्रयास किया। उसने गैर तुर्कों का एक दल बनाकर तुर्क अमीरों की शक्ति को संतुलित करना चाहा, लेकिन तुर्क अमीर जिन्होंने अपने को एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित कर लिया था, वो इस नीति को सहन नहीं कर सकते थे। तो रजिया ने एक तो अपने हाथ में रखी सारी सत्ता, वो अपने हिसाब से निर्णय ले रही थी, गैर तुर्कों को महत्व दे रही थी, तुर्कों को उसने साइडलाइन किया। इन सब चीज़ों से ये बहुत नाराज थे। फिर रजिया के खुले दरबार में बैठने और पुरुष वेश धारण करने का भी अमीरों ने विरोध किया। अमीरों के असंतोष का एक अन्य कारण रजिया का जलालुद्दीन याकूत नामक कर्मचारी पर विशेष कृपा होना था। ये याकूत जो था वो अबिसीनिया का एक अफ्रीकी मुसलमान था। ये कोई बहुत ऊंचे कुल से नहीं आता था, वो साधारण व्यक्ति था एक, लेकिन उसकी योग्यता के कारण रजिया ने उसको अमीर आखुर यानी जो अश्वशाला होती है, जो घोड़ों को जहाँ रखा जाता है, वो अश्वशाला का प्रमुख बनाया था। उस समय ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद हुआ करता था। तो जो तुर्क अमीर थे वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कुछ इस तरह की चर्चा भी थी कि रजिया और याकूत के बीच में एक प्रेम प्रसंग जैसा कुछ है, तो इस बात को लेकर भी नाराजगी थी।
तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से रजिया के प्रति विद्रोह की भावनाएं बढ़ने लगी थी। सबसे पहले पंजाब का जो गवर्नर था, वहां का प्रांतपति उस कबीर खां, उसने विद्रोह किया। रजिया ने उसके विद्रोह को दबा दिया, उसको हरा दिया। फिर 1240 में भटिंडा का जो गवर्नर था, वहां के प्रांतपति अल्तुनिया, भटिंडा का गवर्नर कौन था? अल्तुनिया, ये नाम याद रखिएगा। उसने विद्रोह कर दिया। रजिया उसका दमन करने के लिए आगे बढ़ी और भटिंडा पहुंचते ही याकूत, ये जो जलालुद्दीन याकूत था, उसकी हत्या कर दी गई। इससे भी रजिया का मनोबल काफी टूट गया और अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया। ये जो विद्रोही थे ना, इनको ये पता था कि रजिया को दिल्ली में रहकर हराना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ के अधिकारी, दिल्ली की जो सेना है और लोग हैं, वो रजिया को सपोर्ट करते हैं। लेकिन तो इन्होंने कोशिश की थी कि उसको दिल्ली से बाहर लाया जाए। तो इसी तरह से फिर जब वो भटिंडा की गई अपना विद्रोह दबाने के लिए, तो इन्होंने वहाँ पर उसको बंदी बना लिया, अल्तुनिया ने। और इस बीच में जब इसको बंदी बना लिया रजिया को, फिर इल्तुमिश का तीसरे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया, वो सुल्तान बना। कालांतर में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और अल्तुनिया के साथ दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया। फिर जब उसने उससे विवाह कर लिया तो फिर वो दोनों आगे बढ़े बहराम शाह को गद्दी से हटाने के लिए, लेकिन बहराम शाह ने उन्हें पराजित कर दिया, हरा दिया। तो रजिया और अल्तुनिया को भटिंडा वापस लौटना पड़ा। तो जब वो वापस आ रहे थे तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में मार्ग में कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं ने दोनों की हत्या कर दी। अब ये भी कहा जाता है कि ये, कुछ कहते हैं इतिहासकार कि ये हिंदू डाकू थे, कुछ कहते हैं कि बहराम शाह ने ही इसकी हत्या करवाई, कुछ कहते हैं कि गद्दार थे कुछ उनके बीच में जिन्होंने इनकी हत्या कर दी। तो आमतौर पे माना जाता है कि वो डाकू थे जिन्होंने उनकी हत्या कर दी दोनों की। इस तरह से रजिया सुल्तान का जो शासन था वो समाप्त हुआ 1240 ईस्वी में। एक सुल्तान के तौर पर मूल्यांकन किया जाए अगर रजिया का, तो रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका थी। उसमें एक योग्य शासक बनने के सभी गुण विद्यमान थे। प्रोफेसर हबीब एवं निजामी ने लिखा है कि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इल्तुमिश के उत्तराधिकारियों में वह सबसे योग्य थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि रजिया का स्त्री होना ही उसकी असफलता का कारण था। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि उसमें सारे गुण थे, सैनिक गुण, प्रशासनिक गुण, बहुत योग्य थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक स्त्री थी। लेकिन वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि यही एकमात्र कारण नहीं था उसके पतन का कि वो महिला थी। उसके पतन का मुख्य कारण था तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा। जो तुर्क अमीर थे उन्होंने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया था कि उनका जो भी विरोध करता था वो उसको गद्दी पर रहने देना ही नहीं चाहते थे। वो शासक को अपनी कठपुतली बना के रखना चाहते थे और रजिया अपने निर्णय खुद ले रही थी। तो जो तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा थी वो उसके पतन का मुख्य कारण बनी। तो रजिया के पतन के बाद 1240 से 1266 ईस्वी के बीच में 3 शासकों ने शासन किया। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक और नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी तक। ये 3 शासकों ने शासन किया। कब से लेकर? 1240 से लेकर 1266 ईस्वी के बीच में। लेकिन इनके ये कोई ज़्यादा योग्य शासक नहीं थे। इनके शासनकाल की कोई भी ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं है जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो इन तीनों के बाद में 1266 में फिर से दिल्ली में एक शक्तिशाली शासक सिंहासन पर बैठा और वो था गयासुद्दीन बलबन। ये शासक बना था 1266 ईस्वी में। तो थोड़ा सा अब बलबन के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे शासक बना। बलबन इल्बारी कबीले का तुर्क था। ये भी जो एक तुर्क कबीला था इल्बारी, उसी से आता था जिससे कि इल्तुमिश आता था। युवावस्था में ही इसे गुलाम बना लिया गया था और बाद में इल्तुमिश के हाथों बेच दिया गया। इल्तुमिश ने उसकी स्वामी भक्ति और योग्यता से प्रभावित होकर उसे 40 अमीरों के दल में सम्मिलित कर दिया। जो तुर्कान चेहलगानी था ना, उसका ही एक सदस्य बना दिया था इसको। रजिया के शासनकाल में उसे अमीर शिकार का पद मिला, तो महत्वपूर्ण पदों पर रहा था बलबन। और 1246 में जब नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बना, उसके बाद बलबन की उन्नति बड़ी तेजी से हुई। बलबन की पुत्री का विवाह भी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से हुआ था। तो फिर बलबन प्रधानमंत्री बन गया। मतलब 1246 में जब नासिरुद्दीन महमूद शासक बना तो इसकी उन्नति हुई और ये प्रधानमंत्री बन गया। और नासिरुद्दीन
बहुत ही साधारण योग्यता का स्वामी था और उसकी शासन प्रशासन में भी ज़्यादा रुचि नहीं थी, तो उसने सारी जिम्मेदारी बलबन को सौंप दी थी। ये जो नासिरुद्दीन महमूद था ना, वो इतना साधारण जीवन जीता था कि वो राजकोष से अपने खर्च के लिए भी पैसे नहीं लेता था। वो अपना जीवन चलाने के लिए टोपी सिलता था और उन्हें उससे जो उसकी आमदनी होती थी उससे ही अपना जीवन चलाता था। तो वो इस्लाम के कुछ नियमों का पालन करते हुए वो मतलब अपनी कमाई से ही अपना खर्च चलाता था। तो इस तरह से बहुत ही साधारण जीवन जीता था और उसमें शासन प्रशासन चलाने की योग्यता भी नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से डिपेंड था बलबन के ऊपर। और उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि भी दी थी, याद रखिएगा। उलूग खां की उपाधि बलबन को मिली थी और किसने दी थी? नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। अब नासिरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र नहीं था और उसकी 1266 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो उसके मरने के बाद बलबन सुल्तान बन गया। तो बलबन का प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल था वो 1246 से 1266 का था। सुल्तान नासिरुद्दीन ने जब बलबन को प्रधानमंत्री बनाया उसके बाद में वास्तविक सत्ता जो थी उसके हाथ में थी, मतलब वो तो नाम का सुल्तान था, सत्ता बलबन के हाथ में थी। इस दौरान बलबन ने स्वयं को शक्तिशाली बनाया, सीमा प्रांतों को सुरक्षित करके विद्रोहों का दमन किया। फिर जब बलबन सुल्तान बना 1266 में, तो उसके सामने अनेक समस्याएं थी, जैसे कि कमजोर आर्थिक स्थिति, यानी राजकोष खाली हो चुका था, सीमा प्रांतों को सुरक्षित करने के लिए बहुत धन खर्च हो रहा था, तो आय कम थी और व्यय ज़्यादा था। 40 अमीरों की समस्या थी। जब तक इल्तुमिश था तब तक तो ये तुर्कान चहलगानी उसके प्रति वफादार थे, लेकिन उसके बाद वो षड्यंत्र करने लग गए थे और जो सुल्तान था उसके ऊपर हावी होने की कोशिश, खुद शासक बनना चाहते थे इनमें से कई अमीर। राजपूत राज्यों की शक्ति में वृद्धि हो रही थी, जैसे राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड के कई राजपूत थे जो ताकतवर हो रहे थे। राजपूतों का विद्रोह हो रहा था जगह जगह पर। मंगोल आक्रमणों का भय बना हुआ था। हमने देखा था कि इल्तुमिश के समय भी जो मंगबरनी के समय आया था, फिर रजिया सुल्तान के समय भी मंगबरनी के एक प्रतिनिधि हसन, उसने भी मदद मांगी थी रजिया से मंगोल आक्रमण के खिलाफ। तो भारत के ऊपर भी लगातार ये डर बना हुआ था। सुल्तान की प्रतिष्ठा में बहुत कमी आ गई थी। ये जो अयोग्य सुल्तान बीच में आए, इस वजह से सुल्तान का सम्मान कम हुआ था। तो ये कुछ समस्याएं थी जिसका निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए बलबन ने एक तो कुशल शासन प्रबंध किया, कठोर नीति का पालन किया, रक्त तथा लोह की नीति अपनाई। रक्त तथा लोह की नीति, ये याद रखिएगा कि रक्त एवं लोह की नीति या रक्त तथा लोह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी भारत में, ठीक है। तो बलबन ने जो रक्त एवं लोह की नीति के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए, तो उसने शासन प्रबंध को मजबूत किया। सबसे पहले उसने राजत्व का देवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या होता है राजत्व का देवीय सिद्धांत? बलबन ने सबसे पहले सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए राजत्व के देवीय सिद्धांत को अपनाया। इस सिद्धांत के अनुसार उसने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना, यानी उसने स्वयं के लिए कहा कि जो वो राजा बना है, सुल्तान बना है, वो ईश्वर की मर्जी से बना है, वो ईश्वर की तरफ से शासन कर रहा है जनता के ऊपर, और खुद को जिल्ले इलाह घोषित किया। जिल्ले इलाह मतलब वही ईश्वर का प्रतिनिधि। फिर सुल्तान बनने के बाद उसने बहुत ही संयमित जीवन जीना शुरू किया। शराब पीना, लोगों के साथ आमोद प्रमोद, हंसी मजाक सब बंद कर दिया। साधारण लोगों के साथ तो वो संबंध ही नहीं रखता था। अपने आप को कुलीन, मतलब जो एक होता है ना कि इलीट क्लास का व्यक्ति हो, उसको दिखाने के लिए उच्चतम परिवारों के साथ उसने संबंध जोड़ा। दरबार में उसने सुल्तान के अभिवादन के लिए फारसी परंपरा पर आधारित सिजदा और पायबोस की प्रथा आरंभ की। सिजदा या सजदा जिसको कहते हैं ना, दंडवत प्रणाम करना, तो वो उसने शुरू किया। पायबोस यानी पाँव चूमना, सुल्तान के पाँव चूमने की प्रथा प्रारंभ की। फिर फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। ये अपनी जो पहचान है वो मध्य एशिया और ये पूर्वी मध्य एशिया से ही जोड़ते थे ज़्यादातर, क्योंकि ये वहीं से आए हुए लोग थे सभी। तो उधर ये चलता था नवरोज उत्सव फारस में, ईरान में, तो ये उसने यहाँ भी शुरू किया। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार कि नवरोज उत्सव किसने शुरू किया था, तो बलबन ने किया था। फिर उसने निरंकुश और सुदृढ़ केंद्रीय शासन की स्थापना की। केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाया। नीति निर्धारण के काम वह स्वयं करता था। राज्य की संपूर्ण शक्ति उसी में केंद्रित थी, यानी एक निरंकुश शासक था। उसकी आज्ञा अंतिम आज्ञा मानी जाती थी, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता था।
प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें कुछ वर्षों में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ट्रांसफर कर दिया जाता था कि एक व्यक्ति अगर एक ही जगह पर लंबे समय तक रहेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर अपना एक पूरा मजबूत आधार बना लेगा, षड्यंत्र करने लगेगा, विद्रोह होंगे। तो जो वो दुर्ग किले होते थे ना, जो गवर्नर होते थे राज्यों के और वहाँ किलेदार होते थे और गवर्नर होते थे, उनको ट्रांसफ़र कर देते थे थोड़े थोड़े समय में, ताकि वो अलग अलग जगहों पर जाते रहे। तो इस तरह से वो विद्रोह करने से बचने के लिए, कि वो विद्रोह ना कर पाए प्रांत के जो अधिकारी हैं। शक्तिशाली सेना उसने बनाई। साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए बलबन ने एक सैन्य संगठन की ओर ध्यान दिया और सैन्य विभाग दीवान अर्ज का गठन किया। याद रखिएगा, सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? दीवान अर्ज, उसका गठन किया और इमादुल मुल्क को इसका प्रमुख बनाया। सीमांत क्षेत्रों के किलों का पुनर्निर्माण करवाया। जो सीमा पर किले थे उनका पुनर्निर्माण किया, उनको ठीक किया। नए प्रकार के हथियारों को तैयार करवाया। सेना में भर्ती के नियम कठोर बनाए गए, मतलब योग्य लोग ही सेना में आ पाए। जागीर प्रथा के स्थान पर नगद वेतन देकर सैनिकों की भर्ती की गई। जो इक्ता प्रथा हमने देखा था, इल्तुमिश ने शुरू की थी ना, जागीर प्रथा, एक तरह से जमीन जागीर दे दी जाती थी ना, तो उसको समाप्त करके उसने नगद वेतन देकर सैनिकों की भर्ती शुरू की। समाप्त नहीं किया था पूरी तरह, लेकिन सैनिकों की भर्ती इस तरह से शुरू, उसको इक्ता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वो हम पढ़ेंगे आगे जब खिलजी वंश पढ़ेंगे। फिर तुर्कान चिहलगानी का दमन। इल्तुमिश की मृत्यु के बाद तुर्कान चिहलगानी के सरदारों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। जो तुर्कान चिहलगानी हम पढ़ चुके हैं, तो जब तक इल्तुमिश था वो वफादार थे, लेकिन बाद में जो सरदार थे वो सुल्तानों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे। तो बलबन ने इनका दमन करने के लिए, प्रजा की नज़र में इनको गिराने के लिए, जो छोटे छोटे से अपराध भी करते थे ना ये, उसके लिए इनको कठोर दंड देता था वो। और कुछ को कूटनीति से और कुछ को जहर देकर ख़त्म कर दिया। यानी बहुत ही कठोर और बर्बर तरीक़ों से इसने पतन किया इन लोगों का। 40 मंडल का दमन किया। फिर उल्मा की उपेक्षा। उल्मा कौन होते थे? उल्मा इस्लामी विद्वान होते थे, जो मुख्य तौर पर धर्म के बारे में अगर कोई राय देनी हो राजा को, किसी को भी, तो वो उल्मा देते थे। तो शुरुआत में तो उल्मा काफ़ी वाकई अपने अच्छे होते थे और सेवा करते थे राज्य की, अपनी राय देते थे और इनका दिल्ली की राजनीति पे बहुत गहरा प्रभाव था। लेकिन समय के साथ साथ अनेक उल्मा भ्रष्ट हो चुके थे और बलबन ने ऐसे लोगों को राजनीति से अलग कर दिया। बलबन उलेमा से केवल धार्मिक मामलों पर वो सम्मान करता था उलेमा का, लेकिन केवल धार्मिक मामलों पर ही उनसे परामर्श लेता था। राजनीति में उनका हस्तक्षेप उसने समाप्त कर दिया। हिंदुओं के प्रति नीति कैसी थी? तो हिंदुओं की स्थिति सल्तनत काल में कभी भी अच्छी नहीं रही। उनकी स्थिति बलबन के समय में भी अच्छी नहीं थी। फिर गुप्तचर व्यवस्था भी शुरू की बलबन ने। कुशल गुप्तचर व्यवस्था बनाई। सरकारी गुप्तचर राज्य के विभिन्न भागों में नियुक्त होते थे और वहां होने वाली घटनाओं की सूचना सुल्तान को भेजते थे। गुप्तचरों को कहा जाता था वारिद। याद रखिएगा, गुप्तचर को कहते थे वारिद। एक अच्छी न्याय व्यवस्था स्थापित की। बलबन ने निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की स्थापना की और न्याय करते समय वह अमीर गरीब, रिश्ते नाते आदि का ध्यान नहीं रखता था। जियाउद्दीन बर्नी ने उसकी न्याय व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। अब हम देखते हैं बलबन की सैनिक उपलब्धियां। बलबन ने मेवातियों का दमन किया। बलबन जब प्रधानमंत्री था तब भी उसने मेवातियों का दमन किया था। कुछ समय बाद वो फिर से लूट मार करने लगे और दिल्ली तक धावे मारते थे। तो बलबन ने इन मेवातियों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ 100 के करीब मेवातियों के खाल खिंचवा के भूसा भरवा दिया। कुछ को दिल्ली के प्रसिद्ध दरवाजों पे टांग दिया। मतलब बहुत ही क्रूर तरीके से इनका दमन किया। दोआब में विद्रोहियों का दमन किया। दोआब में कंपील, भोजपुर, पटियाली, बदायूं, अमरोहा, यहाँ के जो राजपूत थे वो विद्रोह करते रहते थे। तो सेना की सहायता से इन विद्रोहियों को समाप्त किया। यहाँ पर किलों का निर्माण किया और अफगान सैनिकों को नियुक्त किया। ऐसे ही कटेहर में हिंदुओं के विद्रोह का बलबन ने बहुत कठोरता से दमन किया। बंगाल में विद्रोह हुआ बलबन के समय। तो शुरुआत में उसने 2 बार दूसरे जो सेनापति थे उनके नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन वो असफल रहे। तो फिर खुद बलबन गया सेना लेकर बंगाल में विद्रोह
दबाने के लिए। वहाँ पे उस समय शासन कर रहा था तुगरील खां। बलबन के डर से वो राजधानी लखनौती छोड़ के भाग गया, लेकिन बलबन ने उसका पीछा किया और बंदी बना के उसकी हत्या कर दी। ऐसे ही बलबन के समय भी मंगोल आक्रमण हुआ। गजनी और बगदाद पे मंगोलों के अधिकार के बाद भारत पर भी उनके आक्रमण का भय बना हुआ था। इसलिए बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया। और बलबन का जो बड़ा पुत्र था मोहम्मद खां, वो एक योग्य प्रशासक था। उसने मंगोलों को पराजित किया, लेकिन 1286 में मंगोलों ने फिर से आक्रमण किया। तो इस बार भी जब युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद खां मारा गया, लेकिन बलबन की सेना अपने क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में सफल रही। यानी मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी वो मंगोल अधिकार नहीं कर पाए। तो इस तरह से मंगोल आक्रमणों का भी सामना किया बलबन ने। अपने प्रिय पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु से बलबन को गहरा सदमा लगा और 1286 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। वो उसका प्रिय पुत्र था, वो चाहता था उसका उत्तराधिकारी बनता वो बलबन के बाद, लेकिन उसकी मृत्यु से बलबन को सदमा लगा और 1286 में इसकी भी मृत्यु हो गई। अब एक सुल्तान के तौर पर मूल्यांकन करें तो तुर्क शासकों में बलबन का स्थान अत्यंत उच्च है। बलबन दूरदर्शी एवं कुशल राजनीतिज्ञ, बहादुर सेना नायक और योग्य सुल्तान था। 40 वर्षों तक अनवरत परिश्रम करके उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया, यानी 20 साल प्रधानमंत्री के तौर पर और 20 साल सुल्तान के तौर पर। राजत्व के सिद्धांत के द्वारा उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि की, रक्त और लौह की नीति से शांति स्थापित की। बलबन की नीतियों में अनेक दोष भी थे, जैसे कि भारत की अधिकांश जनता हिंदू थी, जिनके प्रति बलबन ने कठोर नीति अपनाई। उसने भारतीय मुसलमानों के प्रभाव को राजनीति में स्वीकार नहीं किया। परंतु इन कमियों के बाद भी बलबन के राजनीतिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। फिर बलबन के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन थे? तो बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने उसके छोटे पुत्र बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को शासक बने। बलबन के बाद शासक कौन बना? कैकुबाद बना। कैकुबाद ने खिलजी सरदार जलालुद्दीन को अपना सेनापति बनाया। कैकुबाद एक अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का शासक था। फिर उसकी सेहत खराब हो गई और फिर तुर्क सरदारों ने उसके 3 वर्षीय पुत्र शमशुद्दीन क्यूमर्स को सुल्तान घोषित किया। 3 साल का बेटा था उसका। तो जलालुद्दीन खिलजी, जो कि कैकुबाद का सेनापति था, उसने 1290 ईस्वी में शमशुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दी और खिलजी वंश की स्थापना की। तो इस तरह से गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ और दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश, खिलजी वंश का शासन आरंभ हुआ, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के कौन कौन से शासक हुए और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम देखते हैं गुलाम वंश के पतन के कारण क्या थे। क्योंकि 1206 में शुरू हुआ, बड़े बड़े शासक भी हुए बीच में, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी अंत हो गया। तो पहला कारण था विदेशी शासन। ये बाहर से आए थे, भारत के रहने वाले नहीं थे, तो यहाँ की जो जनता थी वो इनके शासन को पसंद नहीं करती थी और समय समय पर इनके विरुद्ध विद्रोह होते रहते थे। तो विदेशी शासक होना एक कारण था। दूसरा था निरंकुश शासक थे, यानी बहुत ही कठोर नीति अपनाते थे। कोई थोड़ा सा भी गलती कर दे तो सीधी उनकी हत्या करवा देते थे और विद्रोह को बहुत ही क्रूरता से दबाते थे। तो एक निरंकुश जो शासक रहे, उससे भी इनकी एक जो आम जनता में, प्रजा में और लोकप्रिय शासक नहीं रहे ये। अक्षम प्रशासनिक व्यवस्था। बलबन को छोड़कर किसी भी शासक ने प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया था। तो प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी इन्होंने नहीं रखी थी और इतना बड़ा साम्राज्य बिना अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के नहीं चलाया जा सकता। आंतरिक विद्रोह होते रहे, चूँकि ये जो सुल्तान थे ये अपना शासन अमीरों की सहायता से चलाते थे और वो अमीर महत्वाकांक्षी होते थे, तो समय समय पर इनके खिलाफ विद्रोह होते रहे और इससे भी इनका जो राज्य वो कमज़ोर हुआ। और आखिर में भी हम देखते हैं कि वो जो खिलजी सरदार जलालुद्दीन ने गुलाम वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी और अपना शासन स्थापित किया। ये भी एक कारण था। फिर वैदेशिक आक्रमण, जो मंगोल आक्रमणों का जो डर था, उस वजह से भी इनको सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए बहुत सा धन खर्च करना पड़ता था। तो ये जो डर था, इससे भी राज्य कमज़ोर हुआ। उत्तराधिकार के नियम का अभाव था, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं था कि सुल्तान मरेगा तो उसका बड़ा पुत्र ही सुल्तान बनेगा। तो जैसे ही कोई राजा मरता था तो षड्यंत्र शुरू हो जाते थे सत्ता हथियाने के लिए। तो ये भी एक कारण था। फिर गुलामों की महत्वाकांक्षा, जो योग्य गुलाम होते थे
उनको सुल्तान के प्रिय रहते थे, वो उनको बड़े बड़े पद दिए जाते थे, तो जो दूसरे गुलाम थे उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ती थी। फिर वो उन्हें हटाकर खुद अधिकार प्राप्त करना चाहते थे और आगे चलकर तो शासक बनना चाहते थे। तो ऐसे कई शासकों को उनके गुलामों ने ही हटा दिया। गुलाम शासकों की कई गलतियां भी रही, जैसे कि अगर इल्तुतमिश ने वैसे जो तुर्कान चिहलगानी बनाया था उसके दौर में तो वो उसकी बड़ी मदद कर रहे थे, लेकिन बाद के सुल्तानों के लिए उन्होंने बहुत परेशानियां खड़ी की। ऐसे ही रजिया ने गैर तुर्कों का दल बनाया, वो उसके पतन का कारण बना। बलबन जो था उसने इतनी निरंकुश सत्ता चलाई कि सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित रखी, अपने नीचे के लोगों में एक नेतृत्व की भावना का विकास ही नहीं होने दिया, यानी सब कुछ उसके ही हाथ में था, नीचे के लोग कुछ सीख ही नहीं पाए। तो ये कुछ गलतियां थी। फिर दुर्बल उत्तराधिकारी। कोई भी राजतंत्र हो तभी सफल होता है जब राजा योग्य हो, तो जब तक योग्य शासक थे वहाँ पर शासन उनका चलता रहा, लेकिन बाद के जो उत्तराधिकारी बहुत दुर्बल थे, तो जो दूसरे योग्य लोग थे उन्होंने उनको हटाया और दूसरे वंश की स्थापना हुई। इस तरह से गुलाम वंश का पतन हो गया। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।